हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पहले पार्ट में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। वहां पर हमने 5 तरह के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना था कि कौन कौन सा प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार था हमारा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार था वियोजन, तीसरा था विस्थापन जिसको एकल विस्थापन भी कहा जाता है, और चौथा प्रकार था द्विविस्थापन, और सबसे आखिर में था उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उसमें से हमने सबसे पहला प्रकार जो संयोजन अभिक्रिया था वो हमने देख लिया था। वहां पर संयोजन अभिक्रिया क्या था, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, एक बार उसको जरा से वापस से याद करने की कोशिश कर लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या था। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसको संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे कि हमने उस वक्त एग्जांपल देखा था हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, जो दोनों क्रिया करता है आपस में और वाटर बनाता है। तो यहां पर क्या था, हाइड्रोजन हमारा गैस अवस्था में था, ऑक्सीजन भी हमारा गैस अवस्था में था, और दोनों मिलकर के मेरा जो बना रहा था वाटर, जो कि मेरा लिक्विड अवस्था में था। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये टू ये हमारा बैलेंस भी हो गया। तो देखिए यहां पर हमने यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए यह संयोजन अभिक्रिया था। और संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा भी यही थी कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर कि दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहा है, या दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नया पदार्थ बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, वो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोगों को। यार आप लोगों को याद होगा हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। हमने 5 विशेषताओं के बारे में वहां पर देखा था। पहला था अवस्था में परिवर्तन, दूसरा था रंग में परिवर्तन, तीसरा था गैस का निकलना, चौथा था ताप में परिवर्तन, और पांचवा था अवक्षेप का बनना। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की हमने विशेषताएं देखी थी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, और हमने ये भी जाना था वहां पर कि अगर इन 5 में से कोई एक भी घटित हो रहा है वहां पर अभिक्रिया में, तो वो अभिक्रिया जो है हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। और उस चीज को याद रखिए, यहाँ पहला जो विशेषता था वो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यहां पे जो मेरा हाइड्रोजन है ये गैस अवस्था में है, जो मेरा ऑक्सीजन है ये भी गैस अवस्था में है, लेकिन जो मेरा वाटर जो जल बना है ये लिक्विड अवस्था में आ गया है। ठीक है, तो देखिए दो जो तत्व थे जो आपस में क्रिया कर रहे थे दोनों गैस अवस्था में थे, लेकिन जो नया उत्पाद बना वाटर वो मेरा लिक्विड अवस्था में हो गया। तो देखिए यहां पर अवस्था में परिवर्तन दिख गया, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा संयोजन अभिक्रिया। चलिए आज हम दूसरे प्रकार की अभिक्रिया के बारे में आगे बढ़ते हैं, जो था हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो संयोजन के जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो संयोजन के जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, जैसे संयोजन में हमने देखा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ठीक इसका उल्टा वियोजन में हो जाएगा। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तब उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं इसको एक बार। दूसरा प्रकार का अभिक्रिया हमारा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब, या फिर इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है।
निर्माण करता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, ध्यान रखिएगा, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या फिर वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा। तो क्या है इस परिभाषा में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ध्यान रखिएगा इस बात को एकदम ध्यान से, एक पदार्थ टूट रहा है, सिर्फ एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये जो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है सॉलिड अवस्था में। ठीक है, जब इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, कब तक, जब तक 750 डिग्री सेल्सियस पर, लगभग इसके आसपास, एग्जैक्ट इस पर नहीं, लगभग, ठीक है, लगभग 750 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है और दो नए पदार्थों का निर्माण करता है। एक होता है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड अवस्था में होता है, और एक होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मेरा जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक पदार्थ टूटा ऊष्मा देने से और दो नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो देखिए यही हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, लेड नाइट्रेट, ये भी सॉलिड अवस्था में रहता है। जब इसको भी हम लोग गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये भी टूटता है और ये तीन नए पदार्थ बनाता है। एक होता है मेरा लेड ऑक्साइड PbO, ये भी सॉलिड अवस्था में, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और एक होता है मेरा ऑक्सीजन गैस। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, मेरा लेड नाइट्रेट टूटा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाया। तो यहां पे भी वही बात हो रहा है, एक पदार्थ टूट रहा है और दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। इस बात को एकदम ध्यान रखना है कि एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में, जो कि हमारा होता है विस्थापन अभिक्रिया, या फिर जिसको हम लोग एकल विस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग देख रहे थे। विस्थापन
देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, इस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जो है विस्थापित होते हैं, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ में बेसिकली आयन विस्थापित होते हैं, आयन, ठीक है, एक आयन का विस्थापन होता है, तो इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं हम लोग। चलिए पहले इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण में काफी बेहतर तरीके से हम समझ लेंगे कि क्या एक्चुअल में ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु का बात हो रहा है। देखिए ये जो विस्थापन अभिक्रिया ये धातुओं का ही खेल है, ठीक है, ये धातुओं का ही खेल है। धातु के आयन ही इसमें चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे, अगर एक एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लें, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये अभिक्रिया के बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में थोड़ा बड़ा देखा होगा कि जब आयरन को, लोहे के कील को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है। शुरुआत में जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो होता है नीला, ठीक है, और जब अभिक्रिया खत्म हो जाती है तब जो रंग हो जाता है वो हो जाता है हल्का हरा, हल्का हरा। और ये होता है क्योंकि यहां पर आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया मेरा विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहां पर क्या है, ये जो आयरन है इस कॉपर को इसके लवण के विलयन से, ये जो कॉपर सल्फेट है ये कॉपर का लवण है जिसको सॉल्ट बोलते हैं, और इसके विलयन से यानी सॉल्यूशन से कॉपर को आयरन हटा दिया और खुद उसका जगह ले लिया, ठीक है, खुद उसका जगह ले लिया, ठीक है। यहां पर एक लाइन छूट गया, यहां पे लिख लेते हैं, एवं स्वयं उसका स्थान ले लेता है, स्वयं उसके स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक लाइन छूट गया था हमारा, ये जो लाइन है ये अलग से है, इसको मैं ब्लू मार्कर से कर देता हूं अंडरलाइन, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये लाइन यहां पर ऐड होना है, ठीक है। और देखिए आयरन क्या किया, यहाँ पर कॉपर को उसके लवण के विलयन से यानी कॉपर सल्फेट से के विलयन से हटा दिया और खुद उसका जगह ले लिया, ठीक है, और आयरन सल्फेट बना दिया। इस वजह से क्या हो गया, मेरा विलयन का कलर जो शुरू में नीला था वो हरा हो गया। यहाँ पे देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता का था उसमें दूसरा बात रंग में परिवर्तन, यहाँ पे वो चीज साबित हो रहा है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें पदार्थ पहले नीले रंग का था और फिर जब अभिक्रिया समाप्त हुआ, जब नया पदार्थ बन गया तब वो हरे रंग का हो गया।
तो देखिए रंग में परिवर्तन का विशेषता यहाँ पर साबित हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा है अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को। ठीक है, जब भी विस्थापन अभिक्रिया होगा तो अधिक क्रियाशील धातु जो कि है हमारा आयरन, वो कम क्रियाशील धातु जो कि है हमारा कॉपर, उसको हटाएगा, ना कि कम क्रियाशील धातु अधिक को हटाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई मोहल्ला में हम लोग देखते हैं कुत्ता लोग आ जाता है, बाहर का मोहल्ला कुत्ता आ गया तो अगर वो ताकतवर है तो अपना मोहल्ला कुत्ता को हरा देगा, लेकिन अगर वो कमजोर है तो खुद मार करके जाएगा। तो वही बात है, ये है बाहर का कुत्ता आयरन जो कि ताकतवर है, किससे, अंदर का अपना मोहल्ला का जो कुत्ता है हमारा कॉपर, उससे ताकतवर है। अब एक ताकतवर है बेचारा, बेचारा कहेगा ये ताकतवर है ना, आयरन जो बाहर का कुत्ता है वो ताकतवर है और कॉपर जो हमारे मोहल्ले का कुत्ता है वो कमजोर पड़ गया है, मोहल्ले वाले ने कुछ खिलाया नहीं इसको, तो अब आयरन क्या किया, इसको हरा दिया और यहां से मेरा बन गया आयरन सल्फेट। अब जो बाहरी कुत्ता था हमारा आयरन, वो मोहल्ले वाले कुत्ते को हटा दिया और मोहल्ले पर उसका कब्जा हो गया। सल्फेट जो था वो मोहल्ला था एक तरह समझ लीजिए, पहले उस पर कॉपर का कब्जा था क्योंकि वो खुद को शेर समझता था, सबसे ज्यादा ताकतवर खुद को वही समझता था। लेकिन जब आयरन आया बाहरी कुत्ता, ठीक है, तो ई ताकतवर इससे निकल गया, तो ई मोहल्ला पे कब्जा कर लिया, यानी सल्फेट पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ई बात है। तो जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वो कमजोर को विस्थापित करेगा। ठीक है, ताकतवर कुत्ता कमजोर को हटाएगा। ठीक है, अब आयरन तो यहां पे ताकतवर बन गया, लेकिन जब बात आ गई जिंक के सामने, अगर यही आयरन सल्फेट को हम लोग रखे और यहां पे अब जिंक को ले आए, Zn जिंक को ले आए, तब आयरन भी बेचारा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अब ई ताकतवर हो गया। ठीक है, अब आयरन का भी पसीना छूट रहा है, अब ई बन जाएगा मेरा जिंक सल्फेट और आयरन अलग, और यहां पे जो इसका हल्का हरा कलर था वो अब यहां पे रंगहीन हो जाएगा, एकदम पानी की तरह हो जाएगा यहां पर ये जिंक सल्फेट का विलयन। तो देखिए यहां पर ये बात हो गया, तो अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तब वैसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा और कम क्रियाशील धातु कौन होगा, इसको आप लोग थर्ड चैप्टर में ज्यादा बेहतर समझेंगे, जब वहां पर हम लोग धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसके बाद एक बार आपको वो बता भी देता हूं कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, उससे कम करके मैं एक टेबल है उसको, एक जो चार्ट है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूं ताकि आप लोगों को वो याद रहे, तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो विस्थापन अभिक्रिया के मामले में। ठीक है, तो यहां तक ठीक है ये। चलिए अब एक बार धातुओं की क्रियाशीलता देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर कुत्ता कौन है और सबसे कमजोर कुत्ता कौन है। ठीक है, चलिए देखिए, तो धातुओं की क्रियाशीलता का जो श्रेणी होता है उसमें सबसे ऊपर होता है हमारा पोटासियम, सबसे ताकतवर कुत्ता, उसके नीचे आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है अल्युमिनियम। ठीक है, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है टिन, फिर आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, फिर आता है हमारा मरकरी जिसको बोलते हैं पारा हिंदी में, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड और सबसे लास्ट में आता है मेरा प्लैटिनम पीटी। ठीक है, तो देखिए सबसे ताकतवर जो कुत्ता है हमारा वो है के, पोटासियम, के पर कुत्ता भी होता है इसीलिए सबसे ताकतवर वही है। ठीक है, पोटासियम, उससे नीचे सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, ऐसे जो होता है टिन होता है, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन और फिर कॉपर, फिर पारा, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और सबसे लास्ट में प्लैटिनम। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखने लायक है कि यहां पर एक जो है ये हाइड्रोजन, हम लोग धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को यहां पे लिखे हैं। अब हाइड्रोजन का क्या काम है यहाँ पर,
हाइड्रोजन तो धातु है ही नहीं, हाइड्रोजन जो है हमारा अधातु है, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन तो धातु है ही नहीं, तो धातु की क्रियाशीलता का आप लिखे, लेकिन ये यहाँ पे क्यों है, इसका एग्जैक्ट कारण है कि जब ऐसा है कि हाइड्रोजन से ऊपर के धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को देंगे, मतलब आसानी से अभिक्रिया करेंगे अम्ल के साथ, और हाइड्रोजन से नीचे जो धातु है वो भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, लेकिन उतनी आसानी से नहीं करेंगे जितने कि इसके ऊपर वाले करेंगे। इसीलिए ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एक सेपरेशन का काम करता है, ये बताने का काम करता है कि कौन कौन से धातु है जो अम्ल के साथ आसानी से अभिक्रिया करेंगे और कौन कौन धातु जो अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ जो है वो अभिक्रिया करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके साथ, ठीक है। तो ये होता है हमारा धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी है, देख लीजिए, इसमें जो ऊपर है उसकी क्रियाशीलता अधिक है, जो नीचे उसकी क्रियाशीलता कम है। तो देखिए यहाँ पे आयरन जो यहाँ पर है और कॉपर जो यहाँ है, देखिए कितना फंस रहा है बीच में, ठीक है। और इसके ऊपर है हमारा था जिंक, अब ई ताकतवर खुद को समझा था, जिंक का मेरे सामने टिक के दिखाओ, तो जिंक का भी अल्युमिनियम हवा टाइट कर देगा, अल्युमिनियम का हवा टाइट करने के लिए मैग्नीशियम है, इसका हवा टाइट करने के लिए कैल्शियम है, इसका हवा टाइट करने के लिए सोडियम है, इसके लिए पोटाशियम है। इसके ऊपर फिलहाल तो कोई है नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी पड़े इसको विस्थापन अभिक्रिया को समझने में, ठीक है। चलिए अब चौथी रासायनिक अभिक्रिया जो थी द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि दो जगह विस्थापन होगा, ठीक है, दो जगह विस्थापन होगा, केवल एक नहीं दो दो विस्थापन होगा यहां पर। अब इसमें क्या होता है कि इससे पहले वाला जो विस्थापन अभिक्रिया था उसमें एक धातु आयन का चेंज हो रहा था, एक धातु आयन क्या था, आयरन कॉपर को हटाया उसका जगह ले लिया। लेकिन यहां पे क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, अपने आयनों का एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, आयनों की अदला बदली होती है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ रहेगा कि जब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को यानी विलयन को हम लोग सोडियम सल्फेट के विलयन में डालते हैं, Na2SO4, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, विलयन के फॉर्म में, विलयन में जब डालते हैं तो हमारा क्या होता है, ये बेरियम जो है ये यहां आ जाता है और ये सोडियम क्लोरीन के पास जाता है। देखिए क्या हो गया
कि ये बेरियम जो है सल्फेट के पास चला गया और ये सोडियम क्लोरीन के पास आ गया। तो यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो क्लोरीन के पास और बेरियम आयन जो है सल्फेट के पास। देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस ये अपना स्थान यहाँ ले आया और ये खुद को यहाँ ले आया, तो अदला बदली हो गया। यहाँ सोडियम और बेरियम आयन जो है एक दूसरे का जगह को बदल लिया, ठीक है, अदला बदली हो गया आयनों का। तो ये जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा पहले सोडियम क्लोराइड को लिख लेते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, और ये जो होता है ये हमारा बर्तन की पेंदी में जमा हो जाता है। ये जो तली में जिस भी बर्तन में अभिक्रिया हो रही है उसके तली में जमा हो जाता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है ये पानी में अघुलनशील होता है, ठीक है, पानी में अघुलनशील होता है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ, नया पदार्थ जो है वो जब बर्तन की तली में या पेंदी में जमा हो जाता है तब उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है ये मेरा हो गया अवक्षेप, ये मेरा हो गया अवक्षेप। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये मेरा जो है अवक्षेप बन गया। तो देखिए हम लोगों ने जो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को देखा था उसमें एक विशेषता ये भी था अवक्षेप का बनना। तो देखिए ये चीज यहाँ पे आ गया, अवक्षेप जो है यहाँ पे आ गया, और इसका जो कलर होता है ये होता है सफेद, सफेद अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का, ठीक है, सफेद अवक्षेप बनता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। और एग्जांपल के तौर पर ये तो है ही, ठीक है। इसके तो एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो एक और एग्जांपल हमारा हो जाएगा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट के विलयन में, थोड़ा नीचे लिख लेते ताकि उधर दिक्कत ना हो, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 के विलयन में जब हम लोग पोटाशियम आयोडाइड Ki के विलयन को मिलाते हैं तब अभिक्रिया के बाद हमारा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 जो वाटर में घुलनशील होता है और विलयन बना लेता है, और लेड आयोडाइड जो होता है PbI2 ये जो होता है ये वाटर में अघुलनशील होता है, पानी में अघुलनशील होता है, और ये मेरा अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप को नीचे की तरफ तीर चिन्ह से दिखा देते हैं क्योंकि ये बर्तन की पेंदी में जमा रहा है, और ये जो होता है हमारा पीला अवक्षेप होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? पीला अवक्षेप, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस भी आप लोग कर लीजिएगा, बैलेंस करने में कोई बड़ा बात नहीं है, इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया, और ये द्विविस्थापन भी है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी देखिए पोटाशियम और लेड दोनों एक दूसरे का जगह को चेंज कर रहा है। यहाँ पे पोटाशियम पहले आयोडीन के साथ था, लेड पहले नाइट्रेट के साथ था, लेकिन यहाँ पर पोटाशियम नाइट्रेट के साथ हो गया और लेड आयोडीन के साथ चला गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा आखिरी रासायनिक अभिक्रिया है, आखिरी प्रकार जो है वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, ठीक है। इसमें जो है तत्वों के जुड़ने या फिर हटने से संबंधित बात इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग, जो आखिरी है हम लोग का उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये थोड़ी सा अलग प्रकार की होंगी, इसमें तत्वों के जुड़ने या फिर हटने से संबंधित बात की जाएगी। तो देखिए सबसे पहले उपचयन की बात कर लेते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन
जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन हटता है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी तत्व या फिर यौगिक के साथ, ये दोनों से के साथ हो सकता है, या तो तत्व के साथ भी हो सकता है या फिर यौगिक के साथ भी हो सकता है, तो किसी भी तत्व या फिर यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन हटता है, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एग्जांपल देखना चाहे तो देखिए यहां पर जो हमारा वाटर वाला एग्जांपल था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां दोनों मिल करके मेरा वाटर H2O बना रहा था। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो गया। देखिए यहां पर हाइड्रोजन यहां पर अकेले था, लेकिन जो नया उत्पाद बना, हमारा जो उत्पाद बना उसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो हमारा हो गया उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया, उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसके परिभाषा को लिख लेते हैं, उसके बाद और 2-3 एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन हटता है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया हटता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक उदाहरण देखा कि H2 गैस प्लस O2 गैस दोनों मिलकर के हमारा बना दिया वाटर लिक्विड। यहां पे देखिए किसका उपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ मेरा ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये नहीं यहाँ पे बोलना है कि जल का उपचयन हो रहा है, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमारा किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का मेरा उपचयन हो रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देखना चाहें, ठीक है, और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो एक होता है कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो जो हमारा बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पर भी देखिए कार्बन पहले अकेले था और जो हमारा उत्पाद बना उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो यहां पर भी हमारे कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो ये सब जो था हमारा ऑक्सीजन का योग हो रहा था। ठीक है, ऑक्सीजन का योग हो रहा था। अब हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन जो हटता है वैसा वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं 1-2। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
हाइड्रोजन का ह्रास से लेकर भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है, इससे भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब अमोनिया को हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो मेरा जो होता है अमोनिया जो है नाइट्रोजन गैस बन जाता है, और यहाँ जो हाइड्रोजन था N के साथ वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके मेरा वाटर बना देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शुरू में अमोनिया था NH3, जहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी था, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना, उत्पाद जो बना, उसमें केवल नाइट्रोजन है N2, तो यहां से मेरा हाइड्रोजन हट रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर मेरा क्या हो रहा है, उपचयन। तो किसका उपचयन हो रहा है, तो नाइट्रोजन का केवल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अकेला नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पे पूरा अमोनिया है, तो यहाँ पर अमोनिया का उपचयन हो रहा है, ठीक है, अमोनिया, इसका जो नाम है वो है अमोनिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, जब मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज Mn ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो होता है मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। तो यहां पर भी एक चीज आपको दिख रहा होगा कि यहां मैंगनीज के साथ कुछ नहीं हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, और ऑक्सीजन का हटना जो होता है हमारा उपचयन नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का हटना उपचयन नहीं होता, ऑक्सीजन का जुटना उपचयन होता है। लेकिन यहां पर इसके साथ देखिए HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें H था लेकिन यहां पर H नहीं है, तो यहां पर हमारा HCl यानी जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका अपचयन हो गया है, अपचयन बोल रहे हैं, उपचयन हो गया है, ठीक है, माफ करिएगा, उपचयन हो गया। तो HCl का यहां पर मेरा उपचयन हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना दोनों से कुछ दो एग्जांपल्स हमने देख लिए। तो इस तरह से ये हमारा जो होता है उपचयन अभिक्रिया होता है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है, जब किसी अभिक्रिया में किसी भी तत्व या फिर यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुटता है या फिर हाइड्रोजन हटता है तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग उपचयन कहते हैं, ठीक है। इसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, ठीक है, उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए अब जो दूसरा था अपचयन, उसको देख लेते हैं। अपचयन जो है उपचयन का एकदम उल्टा होता है, बिल्कुल भी उल्टा। उपचयन क्या था, तो उपचयन में हमारा था कि ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा, लेकिन अपचयन में ठीक उल्टा होता है, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा, ठीक है। जो अपचयन होता है वो उपचयन का ठीक उल्टा होता है। अपचयन अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन जुटता है या फिर ऑक्सीजन हटता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको अवकरण भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे उपचयन को ऑक्सीकरण कहा जाता था, इसको अवकरण कहा जाता है, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी तत्व या यौगिक के साथ किसी भी तत्व या यौगिक में, या के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, में हाइड्रोजन जुटता है अथवा ऑक्सीजन
हटता है उसे अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, या फिर इसको अवकरण भी बोला जाता है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया को ही अवकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो देखिए यहां पर हमारा क्या हो रहा है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन जुटता है, ठीक है, अथवा ऑक्सीजन हटता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जुटेगा या फिर ऑक्सीजन हटेगा। तो जैसे ये कुछ एग्जांपल हाइड्रोजन से जुटने का देख लें। हाइड्रोजन जुटने का, तो जो हमारा वाटर वाला जो एग्जांपल था H2+O2, ये जो हमारा बना रहा था H2, देखिए यहां पर मैं जितने भी एग्जांपल बता रहा हूं किसी भी समीकरण को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, वो तरीका हम लोग जानते हैं, तो वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो H2+O2 = H2, तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग है, यहां पर दोनों मिल गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर मेरा ऑक्सीजन का क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन का मेरा अपचयन हो गया। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि H2+Cl2 दोनों मिलकर के मेरा बन जाएगा HCl। ठीक है, H2+Cl2 दोनों मिलकर के मेरा बन जाएगा HCl। तो यहां पर भी देखिए हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग था, लेकिन यहां पे दोनों मिल गया। यहां पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है ना, तो यहां पे मेरा क्लोरीन का अपचयन हो जाएगा। किसका अपचयन हो गया, क्लोरीन का। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जब हम लोग वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को घोलते हैं, तो वहां पर मेरा सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, जो कि हमारा ये होता है H2O+SO2 मिल करके मेरा बन जाता है H2SO3। ठीक है, H2SO3। तो यहां पे देखिए SO2 तो पहले अकेले था, यहां पर जो हो गया हाइड्रोजन जुट गया इसमें, तो यहां पर भी ये मेरा क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। तो किसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया किसके, हाइड्रोजन के जुटने का। अब ऑक्सीजन के हटने का देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन के हटने का हटना। ये भी मेरा अपचयन होता है। तो यहां पर अगर हम देखें, तो ये पहला एग्जांपल अगर हम देखें, तो कॉपर ऑक्साइड Cu को जब हम लोग हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी ऊष्मा देते हैं, तो यहां पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके वाटर बना लेता है, और मेरा कॉपर अलग हो जाता है। मेरा कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर, ऑक्सीजन जो है पहले कॉपर के साथ था, लेकिन इधर जाकर कॉपर से हट गया और वो हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो ये देखिए यहां पर कहां से ये ऑक्सीजन हट रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। तो मेरा जो है इसका अपचयन हो गया, मेरा इसका अपचयन हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल देखना चाहें, तो ZNO जिंक ऑक्साइड, इसमें जब हम लोग कार्बन यानी कोयला, जब इसको कोयला के साथ हम लोग जिंक ऑक्साइड को जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये कार्बन के साथ जुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और जिंक मेटल जो है हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन जिंक के साथ था, लेकिन जो उत्पाद बना उसमें जिंक से हट गया, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, इसीलिए मेरा जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। ठीक है, या फिर इसको अवकरण भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना दोनों जो होता है हमारा अपचयन या फिर अवकरण होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा बात है कि कभी भी किसी भी अभिक्रिया में
उपचयन अकेले नहीं होता है और अपचयन अकेले नहीं होता है, हमेशा दोनों साथ साथ होता है। जैसे कि ये जो एग्जांपल हमने लिखा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हो रहा है, इसमें आप देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें पहले ऑक्सीजन था लेकिन यहां पर नहीं है, तो मतलब ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया, अपचयन। लेकिन जो हाइड्रोजन मेरा अकेले था यहां पर, वो इधर आप देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन जुट गया है, और ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, उपचयन। ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, उपचयन। देखिए एक ही अभिक्रिया है हमारा, उसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। वैसे यहां पर भी देखिए तो जिंक ऑक्साइड के साथ, जिंक ऑक्साइड जो था बाद में जिंक में चेंज हो गया, तो मतलब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो इसका अपचयन हो गया। लेकिन जो मेरा कार्बन अकेले था उसमें तो ऑक्सीजन जुट गया ना, उसमें तो ऑक्सीजन जुट गया ना, तो यहां पर क्या हो गया, ये कार्बन का उपचयन, कार्बन का उपचयन हो गया। तो देखिए क्या है, किसी भी कोई भी अभिक्रिया में जो है ना तो उपचयन अकेले होता है ना ही अपचयन अकेले होता है, होगा तो दोनों साथ साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन दोनों किसी भी अभिक्रिया में साथ साथ होते हैं, और ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, उपचयन और अपचयन को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, और हर अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, दोनों में से कोई भी अकेले नहीं होता है। ठीक है, तो ये जितना भी एग्जांपल हमने देखा, चाहे वो उपचयन का हो या अपचयन का हो, सब का सब रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल था। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसको लिख लेते हैं यहां पर स्टार मार्क करके कि उपचयन एवं अपचयन को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा सेपरेशन एक हो गया। तो क्या है, उपचयन एवं अपचयन को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और ये जो हो गया उसका उदाहरण हो गया। मतलब उपचयन का उदाहरण रेडॉक्स का उदाहरण है, अपचयन का उदाहरण भी रेडॉक्स का उदाहरण। ठीक है, अब ऑक्सीकरण और अवकरण यानी उपचयन और अपचयन तो देख लिए, तो अब कुछ कुछ ऐसे तत्व होते हैं या फिर यौगिक होते हैं जिनकी वजह से उपचयन या फिर अपचयन का क्रिया होता है। ठीक है, जिनकी वजह से, तो वैसे तत्व या यौगिक जिनकी वजह से उपचयन होगा उनको उपचायक या फिर ऑक्सीकारक कहा जाएगा, और वैसे तत्व या फिर यौगिक जिनकी वजह से अपचयन होगा उनको अवकारक या फिर अपचायक कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो उपचायक और अपचायक क्या होता है, तो उपचायक वैसे तत्व या फिर यौगिक होते हैं, सिंपली वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से उपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, और अपचायक वैसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं, अपचायक एवं उपचायक। उसके बाद हमारा दो छोटा छोटा टॉपिक संचारण और विकृत घनता केवल आएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा उपचायक, जिसको ऑक्सीकारक भी बोलते हैं हम लोग। तो वैसे तत्व या फिर यौगिक यानी कि वैसे पदार्थ जिनकी वजह से उपचयन की क्रिया होती है, उपचयन की
क्रिया होती है उस वैसे पदार्थ जिनकी वजह से उपचयन की क्रिया होती है उन्हें उपचायक या फिर ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग अगर देखें तो उपचयन मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुटना या फिर हाइड्रोजन का हटना। तो वैसे वैसे तत्व या फिर यौगिक जो ऑक्सीजन दे सकते हैं या फिर वहां से हाइड्रोजन को खींच सकते हैं वो सब उपचायक होंगे। जैसे कि हमारा वाटर जो होता है ये, क्योंकि देखिए वाटर टाइम आने पे क्या होगा, ऑक्सीजन दे सकता है अपना ये वाला, या फिर वहां से हाइड्रोजन को ले भी सकता है। एक और होता है H2O2, ये हमारा वाटर नहीं है, ये होता है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये हमारा हो गया उपचायक। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये भी उपचायक होता है क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन को दे सकता है, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उपचायक जिनकी वजह से हमारा उपचयन की क्रिया होती है, उन्हें उपचायक कहा जाता है। ठीक है, एक बात यहां पर यह समझ लेना है कि जो उपचायक होते हैं जब उनकी वजह से उपचयन होता है तो जो उपचायक होते हैं वो खुद उनका अपचयन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं वाटर की मेरा उपचायक है तो यह क्या करेंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन को दे दिया तो यहां से ऑक्सीजन हट जाएगा, तो मतलब उस अभिक्रिया में हमारा वाटर का क्या हो गया, अपचयन हो जाएगा। तो सिंपली ये बात समझ लेना है कि उपचायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत और खुद को अवकृत कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे को ऑक्सीकृत और खुद को अवकृत कर लेते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग उपचायक कहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उपचायक। अब देखते हैं हम लोग अपचायक, जिसको अवकारक बोला जाता है। अवकारक, ठीक है, अपचायक तो वैसे पदार्थ जिनकी वजह से अपचयन की क्रिया होती है। किसी क्रिया, अपचयन की क्रिया होती है उन्हें अपचायक या फिर अवकारक कहते हैं। ठीक है, उन्हें अपचायक कहते हैं। ठीक है, उन्हें अपचायक कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनकी वजह से अपचयन की क्रिया होती है उन्हें अपचायक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वाटर जो मेरा उपचायक था वो अपचायक भी होता है क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन भी दे सकता है, जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन भी दे सकता है। वैसे जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था वो भी उपचायक और अपचायक दोनों की तरह वर्क करता है क्योंकि ये भी जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन को दे सकता है। ठीक है, इत्यादि। यहाँ पे और भी चीजें हो सकती है जैसे कि HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब भी जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन को दे सकता है। ठीक है, तो वो सब भी अपचायक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपचायक। तो ध्यान से देखिए, जहां पे उपचायक क्या था, तो उपचायक देखिए जैसे कि हमने देखा था कि उपचायक वैसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत और खुद को अवकृत कर लेते हैं। तो ये जो अपचायक है ये ठीक उसका उल्टा होगा, मतलब कि अपचायक वैसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को अवकृत और खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से अपचयन की क्रिया हो रही है ना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हट रहा है दूसरे में से हटेगा, तो ऑक्सीजन हटेगा मतलब अपचयन हो गया उसका, और ऑक्सीजन हटेगा तो कहां जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, ये खुद उसको अपने में जोड़ लेगा। ठीक है, खुद अपने में जोड़ लेगा तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और दूसरे को अवकृत कर देगा। तो ये हो गया मेरा अपचायक। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो है
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब जो दो छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे बचे हुए, संचारण और विकृत कंदिता। तो चलिए दोनों को थोड़ा थोड़ा तुरंत तुरंत देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि दो छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, संचारण सबसे पहले। ठीक है, संचारण क्या होता है? कभी कभी हम लोगों ने ये चीज को नोटिस किया होगा कि लोहे में जंग लगता है। कभी कभी क्या, इसको हमेशा नोटिस किया होगा कि लोहे में जंग लग जाता है। चांदी के जो आभूषण होते हैं हमारे, या फिर चांदी के जो बर्तन उसमें होते हैं, उसमें काला कलर का, काला रंग का एक परत चढ़ जाता है। या फिर जो कॉपर, तांबे के जो बर्तन होते हैं, या जो तांबा जो होता है, उसमें समय के साथ कुछ हरा मटेरियल उसके सरफेस पर, उसके सतह पर जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है क्या? ये सब अनचाहे पदार्थ है। ये सब अनचाहे पदार्थ है। यहां पर क्या होता है कि संचारण, यही हमारा संचारण होता है। जो लोहे का जंग लगना है, या फिर चांदी के आभूषणों में काला परत चढ़ना, काला रंग का जमा हो जाना, और तांबे के बर्तनों पर हरे रंग के पदार्थ का जमा हो जाना, ये सब क्या है? संचारण के उदाहरण है हमारे। तो संचारण में क्या होता है कि धातु, ठीक है, धातु वायु में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन या फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी धातु नमी, ऑक्सीजन, ठीक है, नमी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग हवा सीधे बोल सकते हैं, क्योंकि हवा से हमारा सीधा मतलब ऑक्सीजन होता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई धातु नमी, हवा या फिर अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लोहे में जंग लगना, ठीक है, हमारे सिल्वर बोल रहे, चांदी के सतह पर काले रंग का पदार्थ, काले कलर के पदार्थ का जमा हो जाना, कॉपर यानी तांबे के सतह पर हरे रंग के पदार्थ का जमा हो जाना, ये सब हमारे संचारण के उदाहरण है। ठीक है, तो संचारण हमारा क्या हो गया? वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई धातु हवा में उपस्थित नमी एवं ऑक्सीजन अथवा अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है संचारण, उसे संचारण कहते हैं। ठीक है, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई धातु हवा में उपस्थित नमी एवं ऑक्सीजन अथवा अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, उसे संचारण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल, तो लोहे में जंग लगना, ये हमारा संचारण का एग्जाम्पल हो गया। चांदी पर काले रंग की परत का बनना, और तीसरा जो एग्जांपल हमने देखा था
कॉपर पर हरे रंग की परत का जमना, कॉपर यानी तांबे पर, तांबे पर हरे रंग की परत का जमना। ठीक है, ये सब जो हमारे संक्षारण के उदाहरण है, संक्षारण में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब ये जो लोहे में जो जंग लगता है वो जंग होता क्या, वो उसका रासायनिक नाम क्या है, वो हम लोग अभी जान लेते हैं। चांदी पे जो काले रंग का परत जमता है वो क्या होता है, और कॉपर पे जो हरे रंग का परत जमता है वो क्या होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उसमें, कि जो कॉपर पर हरे रंग की परत जमती है उसे क्या कहते हैं, या फिर वो क्या होती है वो हरे रंग की परत। तो जो लोहे का जो जंग होता है उसका कलर जो होता है वो थोड़ा लाल और भूरा होता है। लोहे का जंग, और ये जो होता है हमारा आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये हमारा। ठीक है, दूसरा जो हमने देखा चांदी पर जो काले रंग का परत होता है, चांदी का काला रंग जो होता है, काला परत, वो हमारा होता है सिल्वर नाइट्रेट। नहीं सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर सल्फाइड होता है, माफ करिएगा, सिल्वर सल्फाइड, नाइट्रेट नहीं होता। ठीक है, Ag2S। ठीक है, और जो हमारा तांबे का हरा परत जो होता है वो हमारा हो जाता है कॉपर कार्बोनेट। CuCO3। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। तो ये हमारा हो गया संक्षारण। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, विकृत गंधिता, उसको देख लेते हैं। ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, टॉपिक है। इसको इंग्लिश में रैंसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, विकृत गंधिता। इसको ब्रैकेट में क्यों कर दिया? ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि अगर खाने को लंबे समय तक छोड़ दें तो उसमें जो है कुछ अजीब टाइप का गंध आ जाता है, उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये अक्सर वैसे खाने के साथ होता है जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जो इसमें तेल का इस्तेमाल हम लोग बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है और क्यों होता है? तो क्या होता है, जो हमारा जो खाना होता है उसको अगर लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं तो जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन है वो उससे अभिक्रिया करता है और वो उसको ऑक्सीकृत कर देता है, किसी खाने को जो है उसको ऑक्सीकृत कर देता है, जिसकी वजह से उसमें अजीब सा गंध और अजीब सा स्वाद हो जाता है उस खाने का। उसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या हो गया हमारा? वैसी प्रक्रिया जिसमें तेल या फिर वसा युक्त भोजन ऑक्सीकृत होकर के अरुचिकर गंध एवं स्वाद को प्रकट करता है, तो उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता को रोकने के हमारे पास कुछ तरीके भी हैं, जैसे ये खाने में हम लोग BHA यानी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, जिससे क्या होता है जो ऑक्सीजन वो रुकता नहीं है लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है, जिससे खाना लंबे समय तक सही रहता है। और हम लोगों ने कभी हमेशा ये देखा भी होगा कि जो चिप्स या फिर कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं वो फूले हुए होते हैं। तो वो फूले हुए क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन गैस ताकि वो ऑक्सीकरण को
धीमा कर दे, ठीक है, जिससे वो जो पैकेट के अंदर का जो चिप्स है या फिर कुरकुरे है या फिर जो भी खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सही सलामत रहे, खाने योग्य रहे, ठीक है। तो विकृत गंधता हमारा क्या हो गया, तो वसा या फिर तेल युक्त भोजन में, हाँ सॉरी, वसा अथवा तेल युक्त, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो भोजन में अरुचिकर गंध एवं स्वाद का उत्पन्न होना ही हमारा विकृत गंधिता होता है। कहलाता, ठीक है, कहलाता है। तो वसा अथवा तेल युक्त भोजन में अरुचिकर गंध एवं स्वाद का उत्पन्न होना ही विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। इसको रोकने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं रोकने के लिए, एक है हमारा BHA, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। और एक होता है हमारा BHT, जो होता है हमारा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इसको रोकने, मतलब कुछ धीमा करने, विकृत गंधिता की जो प्रक्रिया होती है उसको धीमा करने के लिए हम लोग इन चीजों का यूज कर सकते हैं, जो हमारा है BHA और BHT, ठीक है, BHA और BHT। और कुरकुरे और चिप्स वगैरह पैकेट में नाइट्रोजन गैस का यूज तो करते ही हैं, जिससे क्या होता है, ये जो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, जिससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक खाने योग्य बना रहता है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस चैप्टर के हर एक चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट रहती है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोग अभ्यास के जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उसका भी हल करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे जो चैनल है खत्रीज गुरुकुल, उसको सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको टैप करके ऑल को टैप कर दे, जिससे क्या हो कि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।